हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत आईक्यू में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 10 अगस्त। वीडियो के संबंध में कोई डाउट्स हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट्स में, और मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। पेज नंबर 1 पर न्यूज़ है, ये न्यूज़ देख लेते पहले हम। तो यहाँ बात की जा रही है कि पीएम मोदी साहब के द्वारा यहाँ पे अध्यक्षता की जा रही है यूएनएससी की, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो भारत के पहले पीएम बताए जा रहे हैं जिनके द्वारा की ये अध्यक्षता की जा रही है। ऐसी बात नहीं है भारत के पास अध्यक्षता पहली बार आई हो, ऐसा हुआ है 1950 में भारत के पास यूएनएससी की अध्यक्षता रह चुकी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो यहाँ पे इनके द्वारा ये वर्चुअली हो रही है अभी। तो आप देख सकते हैं आतंकवाद और पायरेसी के लिए समुद्री रास्तों का इस्तेमाल ये जो किया जा रहा है, इसको लेकर के यहाँ पे चर्चा की गई है, बात उठाई गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये, तो इसकी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है मोदी जी के द्वारा। इस तरह की बैठक की अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले पीएम बन गए हैं। बैठक में समुद्री अपराध और असुरक्षा से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई है। बैठक को संबोधित करते हुए पायरेसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों का जो बेजा इस्तेमाल हो रहा है, अनेक देशों के बीच समुद्री विवाद है, जलवायु परिवर्तन व प्राकृतिक आपदाएं भी समुद्र से जुड़े विषय हैं। समुद्र हमारी साझा धरोहर है, समुद्री रास्ते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जीवन रेखा है। पीएम ने कहा कि समुद्र हमारे ग्रह के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारी इस साझा धरोहर को आज कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस इशू के बारे में आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स में आपसे प्रश्न लिखने को भी यहाँ पे आ सकता है, बड़े प्रश्न लिखने को आ सकता है कि जो समुद्री रास्ते हैं जिसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, पायरेसी की बात की जा रही है, आतंकवाद की बात की जा रही है। तो ये कुछ पहलू हैं जिनके बारे में चर्चाएं हो सकती हैं। बात की जा रही है 127वां संविधान संशोधन बिल यहाँ पे लाने की बात की जा रही है। ओबीसी के संबंध में है ये। तो लोकसभा में से पेश किया गया है और अपोजिशन के द्वारा भी यहाँ पे सरकार को सपोर्ट दिया जा रहा है इसको लेकर के। शीर्ष कोर्ट का फैसला पलटने को संसद एकजुट है यहाँ पे, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला लिया गया था उसको यहाँ पे पलटने की तैयारी की जा रही है। 127वां संविधान संशोधन बिल, राज्य बना सकेंगे ओबीसी सूची। पहले ये जो अधिकार था ओबीसी की जो लिस्ट बनाने का, वो था केंद्र सरकार के पास, लेकिन ये जो बिल लाया जा रहा है इसके तहत अब राज्य बना सकेंगे ओबीसी की लिस्ट में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं। तो ये अभी अधिकार दिया जा रहा है इस संशोधन बिल के तहत। मुझे बताइए, ओबीसी आयोग बनाया गया अभी, तो उससे संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है और कौन सा अनुच्छेद उससे संबंधित है, ओबीसी आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ये मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो ये कुछ चर्चाएं चल रही हैं, देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, क्या ये एक्ट बन पाता है और क्या क्या चीज़ें आगे रहने वाली हैं। तो इसके लेकर के हम चर्चा करेंगे भी आगे। ये बात की जा रही है विश्व आदिवासी दिवस के बारे में। तो आदिवासी दिवस 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है दुनिया भर के अंदर। तो जंगल महल में ममता का ढोल यहाँ पे दिखाया गया है, ममता बनर्जी की पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में भी कई सारी आदिवासी जनजातियाँ निवास करती हैं। तो ये दिन इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है विश्व आदिवासी दिवस, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बात की जा रही है पेज नंबर 6 पे, ये एडिटोरियल है, हायर एजुकेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। नई शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में होगा सुधार, उच्च शिक्षा विश्व पटल पर मुकाबले के लिए होगी तैयार। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात की जा रही है क्वालिटी एजुकेशन की वर्तमान समय में, यानी कि हमने एजुकेशन तो बहुत सारे लोगों को दे दी है, लेकिन उसमें अब क्वालिटी नहीं आ पा रही है। तो ये काफ़ी ज़रा चर्चा का विषय है। प्रथम एक एनजीओ है, बहुत अच्छी रिपोर्ट पब्लिश करती है अपनी, उसके द्वारा भी बताया गया कि क्वालिटी एजुकेशन कहीं ना कहीं लैक कर रही है भारत के अंदर। तो उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, और स्पेशली जो हायर एजुकेशन है उसमें हमें विश्व लेवल की विश्व स्तरीय जो स्ट्रक्चर है, विश्व स्तर की जो मॉडल हैं वो हमें फॉलो करने होंगे। उस स्तर की हमें जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करानी होगी। तो उसको लेकर के यहाँ पे ये चर्चा की जा रही है। तो बात करें आज़ादी के बाद भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में विभिन्न सुधारों के बावजूद अंतर्मुखी अवस्था में ही रही है। नई शिक्षा नीति ने इसे भौगोलिक सीमाओं से मुक्त करते हुए भारत को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए मंच तैयार किया है। यानी कि बात की जा रही है यहाँ पे नई शिक्षा नीति 2020 की। तो इसके द्वारा ये अच्छी यहाँ पे पहल की जा रही है इस शिक्षा को लेकर के दुनिया भर में फैलाने की। यूजीसी और सरकार ने उच्च शिक्षा प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के साथ एकीकृत करने और उसे विश्व स्तरीय बनाने की साहसिक पहल की है। शैक्षणिक संस्थानों की संख्या के लिहाज से भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा तंत्र है। लगभग 1000 यूनिवर्सिटी हैं भारत के पास, देख सकते हैं 40,000 कॉलेज हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत बहुत पीछे है। यदि हम रैंकिंग की बात करें तो वहाँ पे 1000 कॉलेज में से महज 5-10 ही आ पाते हैं। तो ये एक दुखद बात है भारत के लिए, मतलब कि उस स्तर की हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, उस स्तर की एजुकेशन नहीं है, ये बात की जाती है। ये सच्चाई है कि इसकी वास्तविकता क्षमता अभी तक अनछुई है, यानी कि कैपेसिटी बहुत अच्छी है भारत के पास, भारत बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इसे बुलाया नहीं गया है।
बात कर रहे हैं कि अमेरिका के बाद भारत दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का भी घर है, यानी कि अमेरिका के बाद यदि हम बात करें इंग्लिश बोलने वाली कोई दूसरा देश है इतना बड़ा तो वो भारत ही है। यूएसए के बाद भारत है, देख सकते हैं कितनी बड़ी बात है भारत के लिए। तो बात की जा रही है जनसंख्या आश्चर्यजनक रूप से यूके से भी अधिक है। 1.39 अरब जनसंख्या के साथ विश्व में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश यानी कि वैश्विक आबादी का 17% हिस्सा में उच्च शिक्षा के लिए आने वाले विदेशी छात्रों की हिस्सेदारी 0.85% से भी कम है। इससे देश की उच्च शिक्षा नीति में मूलभूत देशों की कहानी अपने आप स्पष्ट हो जाती है। यानी कि हमारे यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट भी इसलिए ज़्यादा नहीं आते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है भारत के अंदर। बात की जा रही है देश की उच्च शिक्षा नीति में मूलभूत देशों की कहानी अपने आप स्पष्ट हो जाती है। राष्ट्रीय ख्याति वाले निजी और शीर्ष सरकारी संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने और नई पहल करने में गंभीर नियामक बाधाएं रही हैं। नई शिक्षा नीति 2020 ऐसी पहल है जो न केवल उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लंबा रास्ता तय करेगी, बल्कि शिक्षा तक सबकी पहुंच और इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भी बनाएगी, यानी कि कॉम्पिटिटिव बनाएगी इंटरनेशनल लेवल पे। ये जो हमारी नई पॉलिसी लेकर आए हैं 2020, तो इसके बारे में ये काफ़ी मतलब इसकी सराहना की जा रही है इनके द्वारा। तो बात की जा रही शिक्षा तक सबकी पहुंच और इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाई जाएगी। यूजीसी भारतीय और विदेशी शैक्षिक संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग के लिए वैधानिक नियमों को तैयार करने की प्रक्रिया में, ताकि सीमा पार से संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री की सुविधा मिल सके। इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण से भारतीय शिक्षा को वैश्विक स्तर पर ले जाने में मदद मिलेगी। दुनिया भर के शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही शीर्ष भारतीय संस्थानों को भी विदेशों में अपनी गतिविधियों का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने और विस्तार के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं, योग, कला, संगीत, इतिहास, संस्कृति, आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धति पर जोर दिया गया है। नए नवाचार के रूप में यूजीसी के सक्रिय समर्थन से भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन इंफॉर्मेशन पोर्टल स्थापित किए जाने की संभावना है, ताकि सभी जरूरी जानकारियाँ एक साथ ही मिल सकें। विदेशी विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों और उनके समकक्ष भारतीयों के बीच ऑनलाइन बातचीत हुई है, ताकि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय करने में क्षमता की पहचान यहाँ पे की जा सकी। तो काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन की जा रही हैं चीज़ें, इंटरनेट से भी बनाई जा रही हैं चीज़ें, जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत ये बता रहे हैं यहाँ पे। अतीत में महत्वाकांक्षी घोषणाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। एक वजह क्रियान्वयन एजेंसियों में तालमेल की कमी भी रही है। हालांकि नई शिक्षा नीति के मामले में यूजीसी ने शिक्षा मंत्रालय के साथ निकटता से समन्वय बैठाते हुए न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों से परामर्श किया है। साथ ही समन्वयता से इसके क्रियान्वयन के लिए संपूर्ण खाका भी विकसित किया। यह मसौदा जल्द ही विश्वविद्यालयों, उच्च शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सरकारी सहित सभी पक्षों को उपलब्ध कराया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बदलने और उसे वैश्विक स्तर का बनाने के लिए गेम चेंजर होगी। तो बात की जा रही है नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। ये बात की जा रही है दिल्ली के अंदर राय पिथौरा का किला, ये बताया जा रहा है इनके द्वारा। पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है, ये इसके अवशेष बचे हैं दिल्ली के अंदर। तो ये एक ट्रैवल ब्लॉगर है, इनका नाम है संजय शेफाट। तो ये बता रहे हैं इसके बारे में, राय पिथौरा के बारे में। तो बता रहे हैं कि दिल्ली के बारे में कि इसकी खूबसूरती कितनी बार उजड़ी है, किस किस प्रकार से है। तो ये काफ़ी घूमने फिरने के शौकीन है। बता रहे हैं दिल्ली के मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली का यह प्राचीन विरासत आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। इस जगह पर कम लोग पहुंचते हैं, यानी कि बात की जा रही है ये जो अभी इसके कुछ अवशेष ही बचे हैं यहाँ पे। इतिहास के पन्नों में इसका बहुत ही खासा महत्व। दरअसल हम बात करें कि किला राय पिथौरा की, हालांकि अब किले के नाम पर यहाँ कुछ खास मौजूद नहीं है, कुछ अवशेष बचे हैं। साथ ही बहुत ही लंबी चौड़ी और मोटी दीवार तो हमें दिल्ली के अतीत की स्मृतियों में ले जाती हैं। तो बात की जा रही है ये जो किला है राय पिथौरा, इसका निर्माण राय पिथौरा यानी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा कराया गया था। तो ये इनके द्वारा बताया गया है। तो पृथ्वीराज चौहान किस समय के हैं ये मुझे बताइए, वो ईयर मुझे बताइए, उसको कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो ये आप याद रखिएगा, राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाया गया और दिल्ली के अंदर भी ये स्थित है वर्तमान में। बात की जा रही है नीति नवाचार साउथ चाइना सी को लेकर के, ये एडिटोरियल लिखा गया है अरुण जोशी साहब के द्वारा। दक्षिण एशियाई कूटनीतिक मामलों के जानकार हैं, यानी कि साउथ एशिया डिप्लोमेसी के अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, ये जानते हैं, बहुत अच्छी समझ रखते हैं, काफ़ी एडिटोरियल आते रहते हैं इनके। तो ये बात करें दक्षिण चीन सागर में नौसेना के युद्धपोतों की तैनाती का फैसला बीजिंग के लिए चुनौती भी बन सकता है। अपनी वैश्विक भूमिका को नई परिभाषा दे रहा है यहाँ पे भारत के कदम वहाँ जहाँ उसकी मौजूदगी और चीन को चुनौती की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह स्पष्ट संकेत है कि बीजिंग की हरकतों पर भारत अब मूक दर्शक बना नहीं रह सकता है। अच्छी बात यह है कि यूएनएससी की चेयरमैनशिप भी भारत को मिल गई है, तो ये एक पॉजिटिव बात है भारत के लिए। तो बात की जा रही है दक्षिण चीन सागर में नौसेना के युद्धपोतों को तैनात करने का भारत का हालिया फैसला हाल के वर्षों में पहला बड़ा नीतिगत बदलाव है। तो भारत के द्वारा स्ट्रिक्ट यहाँ पे एक्शन अभी लिए जा रहे हैं।
भारत ने उन क्षेत्रों में अपना दमखम दिखाने की ओर कदम बढ़ाए जहां उसकी मौजूदगी और चीन को चुनौती के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उस नीति की मुखर प्रगति है जो नजर आ रही है। इस पर संदेश है कि भारत दक्षिण एशिया, विशेषकर अपनी सीमाओं के मुद्दे पर पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन के आक्रामक रवैये के सामने ना तो झुक सकता है, ना ही अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के मुद्दे पर उसे हाशिए पर धकेलने की बीजिंग की चालबाजी मुख्य दर्शक बना रह सकता है। यानी कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी अभी चल रहा है तो उसके पीछे चाइना भी कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक जो खेल है वो खेल रहा है, लेकिन भारत अब चुप रहने वाला नहीं है। इस प्रकार की बातें बोली जा रही हैं। भारत के लिए दक्षिण चीन सागर में अपनी ताकत का प्रदर्शन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह माना जाता रहा है कि इस इलाके में चीन और अमेरिका के बीच सीधा टकराव है। भारत की स्थिति निश्चित रूप से रणनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य रूप से उन देशों के साथ भागीदारी के मोर्चे पर एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की है जो चीन के रवैये से बहुत परेशान है। इस कार्रवाई से भारत ने इस धारणा को खत्म कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभाने में उसने अपनी क्षमता खो दी है। यानी कि भारत अब काफ़ी अच्छी क्षमता रखता है और उसे निभा भी रहा है। यहाँ पे भारत ने दक्षिण चीन सागर में जोखिम लेने की रणनीति शुरू की है, जहां चीन ने कई द्वीपों पर कब्जा कर लिया है और समुद्र पर नियंत्रण के लिए कृत्रिम द्वीपों का निर्माण किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय जल समझौतों का उल्लंघन है। यानी कि जो इंटरनेशनल वाटर ट्रीटीज़ हैं, ये उसका उल्लंघन है कि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कृत्रिम द्वीप बनाए गए हैं चीन के द्वारा ताकि उन पर कब्जा किया जा सके। लेकिन चीन ने अपनी सैन्य शक्ति और बढ़ती अर्थव्यवस्था के नशे में दुनिया की परवाह नहीं की। जाहिर है कि भारत का रुख यही है, बहुत हो चुका है, अब कुछ नहीं। भारत ने समुद्री क्षेत्र में चीन के बढ़ते असर को रोकने के लिए क्वाड, आप जानते हैं इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसके बारे में पता होना चाहिए। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान इसमें शामिल हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा टैकल करता है चीन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टक्कर देता है ये जो ग्रुप है, और भारत इसमें शामिल है। तो इसीलिए ये मतलब अच्छा हो जाता है भारत के लिए, फेवरेबल हो जाती हैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे। तो भारत अब चीन को उन क्षेत्रों में चुनौती दे सकता है जहाँ बीजिंग का मानना था कि उसकी विस्तारवादी नीतियों को किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। पिछले सप्ताह का यह नीतिगत बदलाव अक्टूबर 2020 में क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग के दौरान चीन के खिलाफ भारत के मौन व्यवहार के विपरीत है। जब पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध चरम पर था, उस समय भारतीय नीति निर्माताओं को चीन के खिलाफ उतना मुखर ना होने पर घरेलू आलोचनाओं को सामना करना पड़ा था जितना मुखर अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री माइक पोम्पियो हुए थे। उन्होंने कहा था कि हमने चीन के व्यवहार को दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में, मैकांग हिमालय और ताइवान में साफ देखा है। हिमालय का संदर्भ गलवान घाटी में सैन्य टकराव के बारे में था, लेकिन भारत ने ना तो चीन शब्द का उच्चारण किया और ना ही लद्दाख के हालात का जिक्र किया। दो और ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ चीन ने मुकाबले के लिए भारत को अपनी नई ऊर्जा का प्रदर्शन करने की जरूरत है। पहला, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जुलाई में तिब्बत आए तो वह सीधे नियंगेची सैन्य अड्डे पर उतरे जो अरुणाचल प्रदेश से लगती सीमा से 20 किलोमीटर से भी कम है। शी की यह भारत को एक चेतावनी थी। दूसरा, अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत को हाशिए पर धकेलने के लिए चीन पाकिस्तान के साथ काफ़ी सक्रिय है। उसने भारत को वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय मंचों से बाहर कर दिया है जहां तालिबान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पर चर्चा हुई थी। ऐसे में भारत ने बीजिंग और पूरी दुनिया को संदेश दिया कि भारत ऐसे रुख पर अब मौन नहीं रहेगा। दक्षिण चीन सागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती के फैसले ने बीजिंग के सामने कड़ी कूटनीति और सैन्य चुनौती पेश कर दी। तो भारत के द्वारा साउथ चाइना सी में भारतीय युद्धपोत तैनात कर दिए भारत के द्वारा। तो ये एक प्रकार से टक्कर दी जा रही है चाइना को अब सोचने की ज़रूरत है कि इसको किस प्रकार से वो है डील करेगा। बात की जा रही है 4 कंपनियों के आईपीओ आने वाले हैं। 14,630 करोड़ जुटाएंगे यहाँ पे ये कंपनियाँ, पैसा जुटाएंगी। तो आईपीओ की धूम मची हुई है शेयर मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे बैंक और ओटीपी मिलने में काफ़ी देर हो रही है, काफ़ी दबाव में है, क्योंकि इस प्रकार से जो काम करती हैं चीज़ें, निवेशकों के पास कई विकल्प हैं। यहाँ पे 34 आईपीओ लॉन्च हो चुके हैं इस साल। अब तक 56,600 करोड़ रुपए जुटाई कंपनियों ने इस साल, बता रहे हैं ये। 2 इशू कैम्प्लास्ट, सनमार और एप्टस हाउसिंग आज लॉन्च होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा आईपीओज आ रहे हैं, तो अच्छी देखने को मिल सकती है हमारी जो अर्थव्यवस्था है आने वाले समय में। और शेयर मार्केट तो काफ़ी ज़्यादा उछाल यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत अच्छी एक्टिविटी चल रही है शेयर मार्केट में। तो आईपीओ जरूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये क्विक व्यू लेते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन फ्लिपकार्ट को कोर्ट से राहत यहाँ पे नहीं मिलती दिख रही है। तो अमेजन फ्लिपकार्ट को लेकर के जो केस है वहाँ पे कोई राहत नहीं मिल रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये एक न्यूज़ कवर की गई है। बात की जा रही है फाडा, जुलाई में वाहन खुदरा बिक्री में काफ़ी वृद्धि देखी गई है, यानी कि रिटेल जो सेल है वाहनों की वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। तो ये अच्छी बात है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। 10 को लॉन्च होगी उज्ज्वला 2.0। उज्ज्वला जो स्कीम है गैस सिलेंडर को लेकर के, तो वो दूसरी जो 2.0 उसको बोला जा रहा है, वो 10 तारीख को यहाँ पे लॉन्च होगी, यानी कि आज 10 अगस्त को। अंतर्ध्वनि ने की 2500 से ज़्यादा रोगियों की मदद। अंतर्ध्वनि एवं राजस्थान रूमेटोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने स्पोर्ट ग्रुप के जयपुर चैप्टर की शुरुआत यहाँ पे की है। अंतर्ध्वनि पूरे भारत में अब तक लगभग 35 कार्यक्रम आयोजित कर 2500 से ज़्यादा रोगियों की यहाँ पे मदद की है। तो नाम है अंतर्ध्वनि। तो इनके द्वारा रोगियों की यहाँ पे मदद की जा रही है।
ये बात की जा रही है क्लाइमेट चेंज की। आईपीसीसी के द्वारा 6वीं रिपोर्ट यहाँ पे प्रस्तुत कर दी गई है, तो उसमें कुछ बातें की गई हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती है 6वीं रिपोर्ट। पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी ये मुझे कमेंट्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो क्लाइमेट चेंज 14,000 से अधिक शोध पत्रों पर 234 वैज्ञानिकों ने स्टडी की है। यहाँ पे भारत समेत पूरे एशिया में तेजी से बढ़ेगा तापमान, लू की लपटों से दूर होगा जीना, बात की जा रही है। यानी काफ़ी ज़्यादा लू देखने को मिलेगी और भारत में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी रहने की आशंका बताई जा रही है इस रिपोर्ट के द्वारा। तो बता रहे हैं कि भारत में बाढ़, बारिश, चक्रवाती तूफान से तबाही हुई है और आगे भी अभी और देखने को मिल सकती है। तो बात कर रहे हैं 2006 की, यहाँ पे बात की है उन्होंने। मौसम में असमान बदलाव, 8 वर्षों में चक्रवाती तूफान की तीव्रता बढ़ी है। 2013 में केदारनाथ में भीषण बाढ़ आई थी। 2013 से 21 तक महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से सबसे ज़्यादा चक्रवात उठे हैं। मतलब हर साल बहुत सारे चक्रवात यहाँ पे आने लग गए हैं अभी। तो ये भी क्लाइमेट चेंज का ही रीज़न है यहाँ पे। 2021 की फरवरी में उत्तराखंड के चमोली में नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से कई जिलों डूबे और दर्जनों यहाँ पे मौत देखने को मिली है 2021 में। तो ये कुछ प्रभाव हैं जो कि देखने को मिल रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण। बता रहे हैं कि अकाल सूख रही हैं नदियां। अर्जेंटीना की बात की जा रही है, यहाँ पे अकाल पड़ रहा है, नदियां सूख रही हैं। अर्जेंटीना देश है साउथ अमेरिका की, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो आने वाले सालों में भारत समेत पूरी एशिया में तापमान सबसे तेजी से बढ़ेगा। गर्म हवाएं और चक्रवाती तूफान पहले के वर्षों की तुलना में ज़्यादा आएंगे। समुद्री तटों और पहाड़ों पर जनजीवन और मुश्किल भरा होगा। बादल फटने, सूखा, अधिक गर्मी और चक्रवाती तूफान में आगामी वर्षों में तेजी से बढ़ोतरी होगी। 20 वर्षों में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाएगा। बात करें 20 वर्षों में केवल 1.5 डिग्री, देख सकते हैं आप, 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान 20 वर्षों में बढ़ जाएगा। बहुत बड़ी बात होती है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो धरती पर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। जीएच गैसेज, मुझे बताइए कौन सी गैसेज हैं वो जीएच गैसेज के नाम मुझे कमेंट में कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो बात कर रहे हैं इसका दुष्प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति, जीवों, पेड़ पौधों की सेहत पर और जीवन काल पर पड़ेगा। यह खुलासा संयुक्त राष्ट्र संघ के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, याद रखिएगा आईपीसीसी, वर्किंग ग्रुप 1 की रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस में हुआ है। नाम याद रखिएगा, इस रिपोर्ट का नाम है ये पूरा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका नाम है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है, 6वीं रिपोर्ट है। भारत में सबसे अधिक हॉट वेव एशिया समेत उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रूस, साइबेरिया में गर्म हवाओं, चक्रवाती तूफान का कहर देखेगा। इनमें सबसे अधिक भारत और अन्य एशियाई देशों में तापमान बढ़ेगा। अब यहाँ भी सूखा, दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग, मेडिटेरियन, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग जहां अब तक बहुत कम सूखा पड़ता था, आने वाले समय में सूखे की चपेट में आ सकते हैं। तो ये कुछ बताया गया है इस रिपोर्ट में कि इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, याद रखिएगा। बात की जा रही है माउंट एटना की, ये एक वोल्केनो भी है और इटली के अंदर है। तो लगातार यहाँ पे लावा निकल रहा है इस वोल्केनो से, ज्वालामुखी से बोलते हैं हम। तो इटली के सिसिली में यूरोप के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है माउंट एटना। लगातार लावा और धुआं यहाँ पे उगल रहा है। पहाड़ के ढलान वाले क्षेत्रों से लावा की लकीर आसपास के रिहायशी इलाकों तक यहाँ पे पहुँच गई है। याद रखिएगा, इटली का ज्वालामुखी है माउंट एटना और सिसिली द्वीप है एक इटली का। मेडिटेरियन सी में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे सिसिली द्वीप है जो कि इटली होल्ड करता है, इटली का इसके ऊपर अधिकार है। तो उस सिसिली द्वीप पर है माउंट एटना ज्वालामुखी। तो इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और एक सक्रिय ज्वालामुखी है, 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय यानी एक्टिव, डोरमेंट और डेड ज्वालामुखी। तो ये एक एक्टिव ज्वालामुखी है माउंट एटना, इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।